नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त हो गया है ग्राउंड जीरो से जुड़ने का, उन रिपोर्टर्स के साथ जो सीधे उन खबरों को लेकर आएंगे जो आपसे सरोकार रखती है, जो देश से सरोकार रखती है। तो उन खबरों में सबसे पहले बात होगी बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता आई है, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है, अब भारत में उन्हें पूर्ण शरण मिलेगा या फिर वो दूसरे देश को जाएंगी, भारत का क्या रुख होगा, इसे लेकर कुछ देर पहले ही सर्वदलीय बैठक हुई है बांग्लादेश में। सर्वदलीय बैठक में क्या निकल कर आया, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे ग्राउंड जीरो पर चलकर मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार सौरभ तिवारी के साथ। इसके साथ ही साथ क्योंकि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता ही नहीं है, बल्कि वहां पर जो 13 लाख हिंदू हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। क्या बांग्लादेश में केवल राजनीतिक स्थिरता थी या बांग्लादेश को कट्टर इस्लाम ने अपनी जद में ले लिया है? हिंदू मंदिरों पर, हिंदू व्यापारियों पर, व्यापार पर, लोगों पर कैसे हमला हो रहा है, क्या हालात है हिंदुओं की बांग्लादेश में, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे ग्राउंड जीरो पर चलकर मेरी सहयोगी दिव्या शर्मा के साथ। इसी के साथ साथ आपको दमन भी लिए चलेंगे, जहां पर दलवाड़ा में बड़ी घटना हुई है। 52 गोवंशों की गौशाला में मौत हो गई है। हड़कंप बचा है क्योंकि एक दो गोवंश नहीं, 52 गोवंश की मृत्यु कई सवाल खड़े करती है। और इस पर हम विशेष रूप से वहां से विशेष अतिथि वीएचपी प्रमुख इंदल पांडे जी के साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और गोवंशों की मृत्यु के पीछे वजह क्या है, ये पूर्णतः जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ हम आपको महाराष्ट्र में लिए चलेंगे, वाशिम में, जहां पर विद्या भारती कॉलेज में हिंदुओं छात्रों का अपमान हुआ है। वाशिम में पहले भी आपको याद होगा कि कॉलेजेस में किस तरीके से हिंदू छात्रों और छात्राओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। आज एक बार फिर से खबर आई कि हिंदू छात्राओं का अपमान हुआ। क्या हुआ, क्या है पूरी खबर, ग्राउंड जीरो से जानने का प्रयास करेंगे सहयोगी स्नेहल जोशी से जुड़कर। इसके अलावा 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। अयोध्या में रेप कांड जिस तरह से राजनीतिक रंग ले रहा है, सवाल यह है कि अयोध्या की लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है, इस पर आज समीक्षा बैठक होने वाली है। पूरी जानकारी लेंगे ग्राउंड जीरो पर चलकर। धर्मेंद्र सिंह मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की कर लेते हैं जिसकी चर्चा इस वक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व मंचों पर हो रही है। बांग्लादेश में तख्ता पलट होता है, हिंसा होती है आरक्षण के नाम पर, लेकिन आरक्षण तो बस एक बहाना था। दरअसल बांग्लादेश को कट्टर इस्लाम की जद में लेकर आना था। अब क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, जिनको वहां से भागना पड़ा, वो सीधे भारत आई हुई हैं। कल देर शाम से उनकी मौजूदगी भारत में है। अब भारत में पूर्ण शरण मिलेगी या फिर वो दूसरे देश, जैसा कि लंदन का नाम बार बार आ रहा है, उस देश की ओर रवाना होंगी, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन उससे पहले क्योंकि संसद में सर्वदलीय बैठक हुई है, बांग्लादेश के मसले पर क्या होना चाहिए, विदेश मंत्री ने इस हालात पर पूरी जानकारी दी है। क्या जानकारी दी गई है, आइए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि भारत के लिए बांग्लादेश के साथ जो संबंध है वो भी प्रधानमंत्री के पद पर शेख हसीना के रहते हुए, वो संबंध दुनिया ने देखे हैं। लेकिन अब क्योंकि वो खुद पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी हैं, वो देश छोड़ चुकी हैं, भारत में उन्होंने अभी शरण ले रखी है, ऐसे में बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? सर्वदलीय बैठक में क्या निकलकर सामने आया? जी देखिए, जाहिर सी बात है, सर्वदलीय बैठक आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले हुई और सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर से इंडी गठबंधन की बात की जाए, उस सभी ने एक सुर में कहा कि वो सरकार के साथ हैं, सरकार जो भी फैसला करेगी। और देखिए, जाहिर सी बात है, अभी आरजेडी के जो नेता हैं मनोज झा, उनका बयान आया है कि हमें इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सरकार जो भी कदम उठाएगी। क्योंकि देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने सभी जो पार्टी के नेता थे उनसे बात की, राहुल गांधी से बात की, और देखिए उन्होंने कहा कि अभी शेख हसीना पर फैसला नहीं हुआ है। और जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है लावनी, कि शेख हसीना को भारत राजनीतिक शरण नहीं देना चाहता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। देखिए, अभी कुछ दिन ये कहा जा रहा है कि हिंडन एयरवेज के गेस्ट हाउस में शेख हसीना रुकी हुई हैं कल शाम से ही, अभी कुछ दिन अभी तक हैं अभी। और देखिए, आगे की प्रक्रिया क्या होती है, वो इंग्लैंड जाना चाह रही हैं जहां उनकी बहन रह रही हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से बांग्लादेश में हालात हुई थी, सरकार की तरफ से भी बैठक हुई थी और आज सर्वदलीय बैठक हुई, और सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री ने सभी दलों से बातचीत की और सरकार का रुख बताया। और सरकार ने अभी तक तय नहीं किया है कि राजनीतिक संरक्षण को देगी, क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में जो नए प्रधानमंत्री बनेंगे उससे उनके संबंध कड़वाहट आ सकती है।
भले ही शेख हसीना से उनके संबंध भारत के अच्छे रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी बताया, और जिस तरह से अभी कुछ दिन रहेंगी और उनको ये साबित करना होगा कि वो कहाँ जाएंगी। अभी खासतौर से जो कल से चर्चा हो रही है कि अपनी बहन के पास वो इंग्लैंड जाना चाहती हैं। बिल्कुल चर्चा हो रही है कि वो लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि भारत के संबंध खास तौर से अगर शेख हसीना से बात की जाए तो व्यक्तिगत ये संबंध कहे जा सकते हैं कि बहुत बेहतर है, लेकिन दोनों देशों के लिहाज से भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कदम क्या उठाया जाए, क्योंकि दो देशों में जो संबंध है उस संबंधों में शेख हसीना को लेकर कोई खटास नहीं आए, इसलिए कदम भी महत्वपूर्ण रूप से फूंक फूंक कर उठाने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि ये सर्वदलीय बैठक थी और आपने बताया कि विपक्ष भी इस मामले में सरकार के साथ खड़ा है, क्या कोई अभी लबाब निकल कर आया है कि डिसीजन क्या हो सकता है? कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर खास तौर से गौर करने की आवश्यकता है? जी देखिए, सरकार की तरफ से कहा है कि जो बयान है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद संसद में देंगे, सभी दलों को देंगे और पूरा देश देखेगा। लेकिन जो मीटिंग के निकल के बाद सामने आई, राहुल गांधी ने कुछ सवाल किए सरकार से कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो संबंध है, क्या अभी क्या स्थिति है, शेख हसीना के बारे में उन्होंने कई सवाल किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने उनकी सारी जानकारी दी है। तो जाहिर सी बात है लावनी, जिस तरह से जो बातचीत हुई है विपक्षी दलों के साथ, और खास तौर से देखिए जो बॉर्डर है पश्चिम बंगाल का और बांग्लादेश का, वहाँ शासन है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी, उनके बयानबाजी, उनकी रुख किस सबकी नजर थी, लेकिन उन्होंने साफ कल ही कर दिया था और आज सर्वदलीय बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि उस सरकार के साथ हैं। तो देखिए कई ऐसे बात थी जो मीटिंग के अंदर, जो बैठक के अंदर निकल के यानी ये सामने कहा जा सकता नहीं आ है पा कि रही है। बांग्लादेश के साथ संबंधों पर, पलायन को लेकर, घुसपैठ को लेकर, शरणार्थियों को लेकर, इस मुद्दे पर तो निश्चित रूप से सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का साथ मिला है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जो 12 से 13 हजार जो भारतीय अभी बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, क्या उन्हें एयरलिफ्ट को कराने को लेकर कोई चर्चा हुई? उन्हें कैसे सुरक्षित उस स्थान से निकाला जाएगा, उस देश से निकाला जाएगा, उसे लेकर क्या कोई चर्चा हुई है? सौरभ? जी देखिए, हमारे केंद्र के कई मंत्रियों से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि देखिए जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तब हमारी सरकार ने जो लोग फंसे हुए थे, छात्र फंसे हुए थे, वहां पर उनको निकाला था। तो बांग्लादेश की हालत है, और खासतौर से जिस तरह से हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो जितने लोग हैं, खासतौर से संख्या निकल के सामने आ रही है 12 से 13 हजार की, हम्म। वो उन लोगों को सरकार निकालने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। और जल्द ही इसका आपको देखने को मिलेगा कि जो बांग्लादेश में फंसे हुए भारतीय लोग हैं वो जल्द ही अपने देश वापस आएंगे। चलिए, तो सरकार लगातार नजर बनाए हुए है बांग्लादेश के हालातों पर, खासतौर से वो भारतीय जो अभी वहां फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित अपने देश वापस लाया जाए। इसके साथ ही साथ शेख हसीना की शरण को लेकर, क्या उन्हें पूर्णतः शरण देना चाहिए, उन्हें फुल असाइलम यहां देना चाहिए, या फिर रुख दूसरा होगा, इसको लेकर भी मंथन हुआ सर्वदलीय बैठक में। हालांकि विपक्ष ने कह दिया कि वो सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन इन फैसलों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांग्लादेश में उन हिंदुओं का क्या होगा जो बांग्लादेश के इस्लामिक जद में आने के बाद मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा है, इसके बाद से ही हिंदू इलाकों में लगातार आक्रमण हो रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के बिजनेस पर हमला हो रहा है। 27 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदू मंदिरों पर और व्यापार पर बड़ा हमला हुआ है। क्या हालात है, आइए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। सहयोगी दिव्या शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश में 13 लाख हिंदू बताए जाते हैं, और ऐसे में जब से अंतरिम सरकार की बात हुई है, तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद से उन हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दिव्या। जी बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जब से हिंसा भड़की है और शेख हसीना कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडियन एयरपोर्ट पर उतरती है, और उसके बाद लगातार वहां पर आक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, और लगातार जो हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें 27 जिले चिन्हित किए गए हैं।
जहां पर लगातार हिंदुओं के जो मंदिर हैं और हिंदू जो लोग हैं उनके जो कीमती सामान है उनको लूटपाट की जा रही है, उनके जो व्यापार है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और साथ में अभी हमने एक तस्वीर भी देखी जहां पर हाल ही में बांग्लादेश में एक इस्कॉन टेम्पल बनाया गया था जहां रोजाना 2 लाख लोगों को खाना भी खिलाया जाता था, उसको भी पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। वहां की भी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मंदिर के साथ अंदर रखी तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया गया है और जो हालात है वहां बदतर हो रहे हैं। बहुत सारे जो हिंदू हैं अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि जो मस्जिद है उनके जो स्पीकर लगाए गए उससे भी लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है उनकी रक्षा की जाए और उनको एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाए। इस तरीके की भी लगातार जो हिंदू हैं वो अपने बचाव में लगातार स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ असर नजर नहीं आ रहा है। लगातार जिस तो तरीके यानी की दिव्या, साफ तौर पर ये तस्वीरें कहा जिसे जा सकता है कि आरक्षण तो बस एक बहाना था, निशाना तो दरअसल सीधे सीधे उस परिस्थिति उन हिंदुओं पर था जो अब इस्लामिक कट्टरपंथ के निशाने पर आ चुके हैं। आरक्षण का बहाना लिया गया, लेकिन तख्ता पलट के बाद तो यहाँ पर वही स्थिति हो गई जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हो रही थी। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि आरक्षण तो एक बहाना है, टारगेट हिंदुओं को बनाना है और कुछ ऐसा ही नजारा देखा जा रहा है कि 27 जिले के हिंदू जो हैं ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं को पहले उनके अपने ही घर से बाहर निकाला जा रहा है और उनके साथ मारपीट की जा रही है और जितना उनका सामान है उसको लूटा भी जा रहा है। साथ में हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस्कॉन के अंदर जितना सामान था उसको तोड़ दिया गया और लगातार हिंदू जो हैं अपने मंदिरों को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी वो असफल नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की स्थिति अभी बांग्लादेश में है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक निशाना बनाया जा रहा है और बिल्कुल, आक्रामक चारों दृश्य देखने तरफ को मिल आतंक है, अराजकता है और सीधे तौर पर अब बांग्लादेश उन हाथों में आ चुका है जो कट्टर और चरमपंथ इस्लाम का की नींव रखते हैं, उनका आधार तय कराते हैं, उनके हाथों में आ गया है। पाकिस्तान की अब के हाथों में अब बांग्लादेश आ चुका है, कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे परिस्थिति है, सेना जो पाकिस्तान की ISI का मोहरा है, सेना जो लगातार उनके साथ साठगांठ करके आगे चल रही है, जो जमात जैसे इस्लामिक संगठन है, उनकी जद में अगर बांग्लादेश आ जाता है तो यहां पर रहने वाले हिंदुओं का जीवन नारकीय हो रहा है। इस स्थिति पर लगातार भारत ने नजर बनाकर रखी है। अब कैसे इनको रेस्क्यू किया जाना है, ये एक बड़ा प्रश्न है और इस पर जो भी अपडेट आएगा हमारी नजर फिलहाल इस पर बनी रहेगी। दमन-दीव में दरअसल दलवाड़ा की ये बेहद दर्दनाक खबर है जहां पर गौशाला में 52 गोवंशों की मौत हुई है। कन्हैया कंपनी का खाना गोवंशों के लिए बनाया जाता था। ये कहा जा रहा है कि इसी खाने के ये जहरीला खाना था जिसकी वजह से इन गोवंशों की मृत्यु हुई है। काफी संख्या में गोवंश बीमार हुए और गंभीरता को देखते हुए अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन क्या यही एक वजह है या फिर गौवंशों की यहाँ पर स्थिति पहले से ही खराब चल रही थी? इन सब बातों को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त बेहद खास अतिथि जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ दमन-दीव दादरा नगर हवेली से VHP प्रमुख इंदल पांडे जी जुड़ चुके हैं। इंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दुखद खबर है इंदल जी ये, क्योंकि एक दो गोवंश नहीं, 52 गोवंशों की अगर मौत हो जाती है तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। हेलो सभी को, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और ये सिर्फ एक गौवंश की हत्या नहीं, हिंदू समाज के लिए हम माता मानते हैं उनको और एक इस घटना से लोग हतप्रभ है, सब परेशान हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि ये जो घटना हुई है इसमें डायरेक्ट हम किसी को जिम्मेदार ठहराए ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि गौशाला आज से नहीं बहुत दिनों से चल रही थी और इसमें सेवा कार्य चल रहे थे। किसी चूक की वजह से ये घटना हुई है जिसमें प्रशासन पूरी तत्परता दिखाते हुए इस पे कार्रवाई कर रही है और जांच का आदेश दिया है। और इसके अलावा भी जितनी भी घटनाएं यहाँ पे कभी भी होती हैं, तो अगर किसी बात को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ने कभी भी हमारे कलेक्टर महोदय को, प्रशासक को, मामलादार को किसी भी चीज घटना को लेकर के अवगत कराया है और रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने इसको निष्पक्षता से जांच की है और उसका जो भी दोषी होगा उसमें सजा जरूर मिलेगी। ऐसी बात जो है हम रजुआत किए हैं और हमें आश्वासन मिला है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस घटना की भी निष्पक्ष जांच होगी।
हालांकि पूरा समाज, नहीं, ये पूरा निष्पक्ष हिंदू जांच होनी समाज भी इसमें चाहिए, लेकिन इंदल जी सवाल ये है कि आखिर इन गोवंशों की मृत्यु हुई कैसे? प्रथम दृष्टया आपको क्या जानकारी मिल रही है? प्रथम दृष्टिया जानकारी यही है, जैसा कि आपको भी जानकारी है, कि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे थे जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। हालांकि कुछ इसमें साफ सफाई को लेकर के भी बीच में काफी हमारी गौ माताएं जो है साफ जिस सफाई कंपनी का गौशाले में नाम आ नहीं रहा होने है, के क्या कारण। इंदल जी, जिस कंपनी का नाम आ रहा है जो जिसके ऊपर गोवंशों को खाना देने का जो दारोमदार था, क्या वो कंपनी नई है गोवंशों के लिए खाना देने के लिए, या फिर वो पुरानी कंपनी है? गोवंशों को जो खाना दे रही है कंपनी है, बहुत दिनों से कंपनी खाना दे रही है गोवंश को। और इसमें जो इस बार हुआ है, इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाई, या इसको कैसे किया इन लोगों ने, इसकी भी जांच चल रही है। और ये कोई नई कंपनी नहीं है खाना देने के मामले में, पहले भी इसने खाना सप्लाई किया है, कोई पहली बार खाना इसने सप्लाई किया ऐसा नहीं है। और जो इस बार हुआ है, देखिए क्या है, मौत तो जो होती है किसी की भी हो, इंसान की हो या किसी भी जीव जंतु की हो, और हम इसको गौ माता मानते हैं, दुख सबका होता है। लेकिन ये 6 चीजें जो है, हम शास्त्र और शस्त्र दोनों के बारे में नॉलेज रखते हैं, इसलिए शास्त्र के हिसाब से आपको बता रहे हैं हम कि जीवन मरण, हानि लाभ, जस अवजस, ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है। तो जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ है, इसकी हम जांच बिल्कुल, इसकी जांच की भी मांग होनी किए। चाहिए। ये दुखद है क्योंकि एक दो गोवंश नहीं बल्कि 52 गोवंशों की मृत्यु अगर असमय हो जाती है, और खाना देने की वजह से, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप एक गोवंश को अगर खाना खिलाते हैं तो वो आपको सीधे सीधे आपका परमात्मा से मिलन कराता है। और अगर ऐसे में भोजन ही गलत दिया गया हो, अशुद्ध भोजन दिया गया हो, जहरीला भोजन दिया गया हो, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं अयोध्या की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विशेष दौरा करने वाले हैं। दरअसल अयोध्या में 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला का वो दर्शन करेंगे और इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर बेहद खास समीक्षा बैठक होगी। क्या कुछ खास रहेगा आज कार्यक्रमों में और कितना खास है ये दौरा, वो भी ऐसे समय में जब अयोध्या रेपकांड को लेकर लगातार राजनीति हो रही हो, तो ये कितना विशेष हो जाता है दौरा, ये जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। सहयोगी धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, बेहद खास ये दौरा कहा जाएगा मुख्यमंत्री का, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो अयोध्या में रामनगरी में 12 साल की मासूम के साथ हुआ, उस पर राजनीति ज्यादा हो रही है, बनस्पत उसको न्याय दिलाने को लेकर जो होना चाहिए उस और ज्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन आज क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक समीक्षात्मक बैठक होगी, कितना खास रहेगा ये दौरा, कितनी खास रहेगी ये बैठक? देखिए, कई मायनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का दौरा खास है। अयोध्या, चूंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। करीब 18 घंटे का ये उनका पूरा कार्यक्रम है। आज 4 बजे ये पहुंचेंगे और कल 10 बजे तक का यहाँ उनके रुकने का प्रबंध किया गया है, उनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। हालांकि बलात्कार पीड़िता 12 साल की मासूम बच्ची शंका जताई जा रही है, इसीलिए उस रूट को भी सही किया जा रहा है। रात से ही वहां पर काम हो रहे हैं उस रूट पे। लेकिन चूंकि कार में ये किसी के लिखित तौर पर नहीं आया है, लेकिन अनुमानता ये प्रशासन लगा के चल रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री उस तरफ रुख करें। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसके बाद मुख्यमंत्री को, चूंकि यहाँ पर अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है आज करीब 5:30 बजे, रामलला का दर्शन सबसे पहले करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जिले की जो विकास के काम है जो अधूरे थे, करीब 30,000 करोड़ की योजनाएं यहाँ चल रही हैं, उनकी समीक्षा होगी और उन पर काम क्या कहाँ प्रगति हुई, कहाँ नहीं हुई, कहाँ तक काम पहुंचा, इन पर भी। हालांकि मौसम भी आज मेहरबान है अयोध्या के ऊपर, भारी बादल है आसमान में और अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी वर्षा भी होगी। उसके बाद भाजपा के नेताओं से यहाँ योगी आदित्यनाथ बात करेंगे, क्योंकि अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा और अयोध्या से सटी ही हुई अम्बेडकर नगर की एक विधानसभा है जहां पर उपचुनाव होने हैं। इसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। भाजपा के तमाम पदाधिकारी होंगे, क्योंकि कल मुख्यमंत्री को अम्बेडकर नगर भी जाना है, वहां पर कटेरी विधानसभा है जिसकी मैं बात कर रहा था जी। तो यहाँ भी टिकट किसको देने हैं, यहाँ के प्रत्याशी कौन घोषित होगा,
कौन जीत पाएगा, क्या क्या बिल्कुल, यानी बेहद खास ये दौरा होगा, क्योंकि आपने कहा मौसम मेहरबान है, लेकिन राजनीतिक मौसम यहाँ पर किस तरह से करवट ले रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस दौरे से पहले ही विपक्षियों ने कई बयान देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि भले ही समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर खासतौर पर ये सीट जीत कर ये कह रही हो कि हमने बदलाव किया था, लेकिन सवाल यही कि क्या बदलाव यही था कि 12 साल की मासूम के साथ जो हुआ, और वो भी करने वाला एक जिहादी है, उस पर अगर आप बचाने का प्रयास करते हैं तो खास तौर पर सवाल उठता है कि आपकी सोच क्या है। बहरहाल मुख्यमंत्री का दौरा होगा, क्या निर्णय होता है, कैसे समीक्षा बैठक में जो पॉइंट्स निकल कर आते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच आइए अब आपको वाशिम लिए चलते हैं, जहां पर विद्या भारती कॉलेज में हिंदू छात्राओं का अपमान हुआ है, छात्राओं को बदनाम करने का किया गया है जिहादी छात्र की तरफ से। पूरी जानकारी लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। स्नेहल जोशी मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। स्नेहल, ये पहली बार नहीं है, वाशिम ऐसी घटनाओं के लिए पहले भी सुर्खियां बटोर चुका है और एक बार फिर से जिहादी छात्र की नजर हिंदू छात्राओं पर है। पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल लावनी, ये प्रतिभाताई पाटिल का महाविद्यालय है, विद्या भारती महाविद्यालय, जो लाड़ कारंजा में है। ये वाशिम जिले में आता है और लाड़ कारंजा के इस कॉलेज के अंदर कई जो है वो वारदात इसके पहले भी हुई है। यहाँ तक कि छात्र के गर्दन पर चाकू लगाने से लेकर अब वीडियो वायरल विद्यार्थिनियों के होने तक की बात यहाँ पर होती है। यहाँ ड्रग्स भी लिया जाता है खुलेआम, और यहाँ के प्रिंसिपल को ये भी नहीं पता होता है कि ये छात्र अपने हैं, ये यूनिफॉर्म अपना है, ये क्लासरूम अपना है, या फिर यहाँ पे जो सीसीटीवी है वो भी पूर्ण तरीके से बंद है। सुदर्शन न्यूज चैनल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां से छानबीन की। युवा छात्र जो अपने साथ थे, वहां के बजरंग दल के युवक अपने साथ थे, और उन्होंने ही इस बात का खुलासा सुदर्शन के सामने किया था कि किस तरीके से अंधा कानून जो है यहाँ पर शुरू है। एक बात पिछले हफ्ते हुई है, यहाँ पर एक गैदरिंग हुआ, गैदरिंग में हिंदू छात्रा जो है उन्होंने गैदरिंग में हिस्सा लिया, और तैयार छात्राओं के कॉलेज में जो मोबाइल लाने पर पाबंदी होने के बावजूद भी 3 मुस्लिम छात्र, जिनके नाम मोहम्मद अजेर, मोहम्मद इरोज है, मोहम्मद उबेर है और कबीर खान है, इन तीनों में से जो पहले छात्र है मोहम्मद उजेर, मोहम्मद इरोज को रेस्टिकेट किया गया, लेकिन बचे हुए जो 2 छात्र और जो मुस्लिम जिहाद छात्र हैं उन्हें रेस्टिकेट नहीं किया गया। उसके पीछे का रीजन है कि हिंदू वहां पर जाने के पहले ही जिहादी 200 की संख्या में कॉलेज पर आए थे, और उन्होंने यानी सीधे तौर पर कहना चाहिए कि मैनेजमेंट पर ही जिहादियों ने दबाव बनाने का प्रयास किया। मैनेजमेंट पूरी तरह से जिहादियों की जद में आया और एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कॉलेज प्रशासन में ये जिहादी कॉलेज में इतने हावी हो कैसे गए, इनको इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत करने की जो हिम्मत है वो आई कैसे, ये बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच ऑल रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से हम तक वो खबरें पहुंचाने के लिए जो देश से सरोकार रखती है। तो खबरों का सफर यूं ही चलता रहेगा।